नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ एक नया उपन्यास गुनाहों का देवता लेकर। पिछले अंक में आपने सुना था गबन, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित था। और आज धर्मवीर भारती का उपन्यास लेकर मैं उपस्थित हूँ और जिसका नाम है गुनाहों का देवता। तो लेखक ने अपना कथानक प्रारंभ करने के पहले भूमिका लिखी है। पहले मैं उसे पढ़ती हूँ। इस उपन्यास के नए संस्करण पर 2 शब्द लिखते समय मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या लिखूँ। अधिक से अधिक मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता उन सभी पाठकों के प्रति व्यक्त कर सकता हूँ जिन्होंने इसकी कलात्मकता अपरिपक्वता के बावजूद इसको पसंद किया है। मेरे लिए इस उपन्यास का लिखना वैसा ही रहा जैसे पीड़ा के क्षणों में पूरी आस्था से प्रार्थना करना, और इस समय भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं वह प्रार्थना मन ही मन दोहरा रहा हूँ बस। तो अब इसका कथानक प्रारंभ होता है। अगर पुराने ज़माने की नगर देवता की और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बंधाए नियम नहीं, कहीं कोई कसाव नहीं। हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव, एक बिखरी हुई सी अनियमितता। बनारस की गलियों में भी पतली गलियां, लखनऊ की सड़कों से चौड़ी सड़कें, यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों का मुकाबला करने वाले लाइन्स और दलदलों की गंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। मौसम में भी कहीं कोई सम नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबह मलय जी, दोपहरे अंगारे जी और तो शामें रेशमी जी। धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले, मालवा की तरह हरे भरे खेत भी मिले, ऊसर और परती की भी कई कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार है, जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं, जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं। जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं, और चाहे जो हो, मगर इधर क्वार कार्तिक तथा उधर बसंत के बाद और होली के बीच मौसम से इलाहाबाद का वातावरण और नैस्टर्सियम के और पैंजी के फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत, और आम के बोरों की खुशबू से भी ज़्यादा महकदार होता है। सिविल लाइंस हो या अल्फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या खुसरूबाग, लगता है हवा एक नटखट दोशीजा की तरह कलियों के आंचल और लहरों के मिजाज से छेड़खानी करती चलती है। और अगर आप सर्दी से बहुत नहीं डरते तो आप जरा एक ओवरकोट डालकर सुबह सुबह घूमने निकल जाएं, तो इन खुली हुई जगहों की फिजा इठलाकर आपको अपने जादू में बांध लेगी। खास तौर से पौ फटने से पहले तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी। बसंत के नए नए मौसमी फूलों के रंग से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहली वाल सूर्य की अंगुलियां सुबह की राजकुमारी के गुलाबी वक्ष पर बिखरे हुए भौराले गेसुओं को धीरे धीरे हटाती जाती है, और क्षितिज पर सुनहली तरुणाई बिखर पड़ती है। एक ऐसी ही खुशनुमा सुबह थी जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूँ। मैं सुबह से भी ज़्यादा मासूम युवक प्रभाती गाकर फूलों को जगाने वाले देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के लॉन पर फूलों की सरजमी के किनारे किनारे घूम रहा था। कत्थई स्वीट पी के रंग का पश्मीने का लंबा कोट, जिसका एक कॉलर उठा हुआ, दूसरे कॉलर में सरों की एक पत्ती बटन होल में लगी हुई, सफ़ेद मक्खन जीन की पतली पैंट और पैरों में सफ़ेद जरी की पेशावरी सैंडलें, भरा हुआ गोरा चेहरा और ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई एक भूरी लट। चलते चलते उसने एक रंग बिरंगा गुच्छा इकट्ठा कर लिया था। रह रह कर वह इसे सूंघ लेता। पूरब के आसमान की गुलाबी पंखुड़ियां बिखरने लगी और सुनहले पराग की एक बौछार सुबह के ताजे फूलों पर बिछ रही थी। अरे सुबह हो गई, उसने चौंक कर कहा।
और पास की एक बेंच पर बैठ गया। सामने से एक माली आ रहा था। क्यों जी, लाइब्रेरी खुल गई? अभी नहीं बाबूजी, उसने जवाब दिया। वह फिर संतोष से बैठ गया और फूलों की पंखुड़ियाँ नोच कर नीचे फेंकने लगा। जमीन पर बिछाने वाली सोने की चादर परतों पर परतें बिछाती जा रही थी। पेड़ों की छायाओं का रंग गहराने लगा। उसकी बेंच के नीचे फूलों की चुनी हुई पत्तियां बिखरी थी। अब उसके पास सिर्फ एक फूल रह गया। हल्के फालसई रंग के उस फूल पर गहरे बैंगनी डोरे थे। हेलो कपूर, सहसा किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर कहा। यहाँ क्या झक मार रहे हो सुबह सुबह? उसने पीछे मुड़कर देखा। आओ ठाकुर साहब, आओ बैठो। यार, लाइब्रेरी खुलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्यों, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चाट डाली? अब इसे तो शरीफ लोगों के लिए छोड़ दो। हाँ हाँ, शरीफ लोगों के लिए ही छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला की लड़की है ना, इसकी मेंबर बनना चाहती थी तो मुझे आना पड़ा। उसका इंतज़ार भी कर रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में है। नहीं, गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल ब्यूरो में। और तुम पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रहे हो? नहीं, इकनॉमिक्स में। बहुत अच्छे, तो उनकी लड़की को सदस्य बनवाने आए हो? कुछ अजब स्वर में ठाकुर ने कहा। छी! कपूर ने हंसते हुए अपने को बचाते हुए कहा। यार, तुम जानते हो मेरा उनसे कितना घरेलू संबंध है। जब से मैं प्रयाग में हूँ उन्हीं के सहारे हूँ। आजकल तो उन्हीं के यहाँ पढ़ता लिखता भी हूँ। ठाकुर साहब हंस पड़े। अरे भाई, मैं डॉक्टर शुक्ला को जानता नहीं क्या? उनका सा भला आदमी कितना मुश्किल है। उनका सा भला आदमी मिलना मुश्किल है। तुम सफाई व्यर्थ में दे रहे हो। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों में से थे जो बराए नाम विद्यार्थी होते थे, और कब तक वे यूनिवर्सिटी को सुशोभित करते रहेंगे इसका कोई निश्चय नहीं। एक अच्छे खासे रुपए वाले व्यक्ति थे। घर के तालुकेदार, हंसमुख, फफ्तियाँ कसने में, मजा लेने में, मगर दिल के साफ, निगाह के सच्चे। बोले, एक बात तो मैं स्वीकार करता हूँ, तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉक्टर शुक्ला को है। तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा भेजते नहीं। नहीं, उनसे अलग होकर ही आया हूँ। समझ लो कि इन्होंने किसी न किसी बहाने मदद की है। अच्छा जाओ, जब तक लोटस पॉन्ड कमल सरोवर तक ही घूम लें, फिर लाइब्रेरी भी खुल जाएगी। अच्छा आओ, तब तक लोटस पॉन्ड अर्थात कमल सरोवर तक ही घूम लें, फिर लाइब्रेरी भी खुल जाएगी। दोनों उठकर एक कृत्रिम कमल सरोवर की ओर चल दिए जो पास में बना था। सीढ़ियाँ चढ़कर उन्होंने देखा कि एक सज्जन किनारे बैठे कमलों की ओर एकटक देखते हुए ध्यान में तल्लीन है। छिपकली से दुबले पतले बालों की एक लट माथे पर झूमती हुई। कोई प्रेमी है या कोई फिलासफर है? देखा ठाकुर? नहीं यार, दोनों से निकृष्ट कोटि के जीव हैं ये कवि हैं। मैं इन्हें जानता हूँ। ये रवेंद्र बिसरिया हैं, एमए में पढ़ता है। आओ मिलाएं तुम्हें। ठाकुर साहब ने एक बड़ा सा घास का तिनका तोड़कर पीछे से चुपके जाकर उसकी गर्दन गुदगुदाई। बिसरिया चौंक उठा, पीछे मुड़कर देखा, बिगड़ गया। ये क्या बदतमीजी है ठाकुर साहब? मैं कितने गंभीर विचारों में डूबा हुआ था, और सहसा बड़े विचित्र स्वर में आंखें बंद कर बिसरिया बोला, आह, कैसा मनोरम प्रात है। मेरी आत्मा में घोर अनुभूति हो रही है। कपूर बिसारिया की मुद्रा पर ठाकुर साहब की ओर देखकर मुस्कुराया और सारे से बोला, मैं यार, सगल की चीज छोड़ो जरा। ठाकुर साहब ने तिनका फेंक दिया और बोले, माफ़ करना भाई बिसारिया, बात यह है कि हम लोग कभी तो है नहीं, इसलिए समझ नहीं पाते क्या सोच रहे थे तो। बिसारिया ने आंखें खोली और गहरी सांस लेकर बोला, मैं सोच रहा था आखिर प्रेम का क्या होता है, क्यों होता है, कविता क्यों लिखी जाती है, कविता के संग्रह उतने क्यों नहीं बिकते जितने उपन्यास या कहानी संग्रह। बात तो गंभीर है, कपूर बोला। जहाँ तक मैंने समझा पढ़ा है, प्रेम एक ही तरह की बीमारी है, मानसिक बीमारी, जो मौसम बदलने के दिनों में होती है। मसलन कुंवर कार्तिक या फागुन चैत। उसका संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है, और कविता एक तरह का सन्निपात होता है। मेरा मतलब आप समझ रहे मिस्टर बिसारिया? मिस्टर सिवरिया? सिवरिया नहीं, बिसारिया, ठाकुर साहब ने टोका। बिसारिया ने कुछ उजलत, कुछ परेशानी और कुछ गुस्से से उनकी ओर देखा और बोला, क्षमा कीजिएगा, आप या तो फ्राइडवादी हैं या प्रगतिवादी। आपके विचार सर्वदा विदेशी हैं। मैं इस तरह के विचारों से घृणा करता हूँ। कपूर कुछ जवाब देने वाला ही था कि ठाकुर साहब बोले, अरे भाई, बेकार उलझ गए। तुम लोग
पहले परिचय तो कर लो आपस में। ये हैं श्री चंद्र कुमार कपूर, विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं। और आप हैं श्री रविंद्र बिसारिया, इस वर्ष एमए में बैठ रहे हैं। बहुत अच्छे कवि हैं। कपूर ने हाथ मिलाया, फिर गंभीरता से बोला, क्यों साहब, आपको दुनिया में और कोई काम नहीं रहा जो आप कविता करते हैं? बिसारिया ने ठाकुर साहब की ओर देखा और बोला, ठाकुर साहब, ये मेरा अपमान है। मैं इस तरह के सवालों का आदी नहीं हूँ। और उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो बैठो ठाकुर साहब ने हाथ खींच कर बिठा लिया। देखो कपूर का मतलब तुम समझे नहीं। उनका कहना यह है कि तुम में इतनी प्रतिभा है कि लोग तुम्हारी प्रतिभा का आदर करना नहीं जानते। इसीलिए उन्होंने सहानुभूति में तुमसे कहा, तुम और कोई काम क्यों नहीं करते? वरना कपूर साहब तुम्हारी कविता के बहुत शौकीन हैं, मुझसे बराबर तारीफ करते हैं। मिसरिया पिघल गया और बोला, क्षमा कीजिएगा, मैंने गलत समझा। अब मेरा कविता संग्रह छप रहा है, मैं आपको अवश्य भेंट करूंगा। और फिर बिसारिया ठाकुर साहब की ओर मुड़कर बोला, अब लोग मेरी कविताओं की इतनी मांग करते हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ। अभी कल त्रिवेणी के संपादक मिले, कहने लगे अपना चित्र दे दो। मैंने कहा कि कोई चित्र नहीं है, तो पीछे पड़ गए। आखिर मैंने आइडेंटिटी कार्ड उठाकर दे दिया। वाह, कपूर बोला, मान गए आपको। तो आप राष्ट्रीय कविताएं लिखते हैं या प्रेम की? जब जैसा अवसर हो, ठाकुर साहब ने जड़ दिया। वैसे तो ये वार फ्रंट का कवि सम्मेलन, शराबबंदी कॉन्फ्रेंस का कवि सम्मेलन, शादी ब्याह का कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन, कवि सम्मेलन, सभी जगह बुलाए जाते हैं। बड़ा यश है इनका। बिसारिया ने प्रशंसा से मुक्त होकर कहा, मगर फिर एक गर्व का भाव मुंह पर लाकर गंभीर हो गया। कपूर थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर बोला, तो कुछ हम लोगों को भी सुनाइए ना। अभी तो मूड नहीं है, बिसारिया बोला। ठाकुर साहब बिसारिया को पिछले 5 सालों से जानते थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि बिसारिया किस समय और कैसे सुनाता है। अब बोले, ऐसे नहीं कपूर, आज शाम को आओ, जरा गंगा जी चले, कुछ बोटिंग करें, कुछ खाना पीना रहे, तब कविता भी सुनना। कपूर को बोटिंग का बेहद शौक था। फौरन राजी हो गया और शाम का विस्तृत कार्यक्रम बन गया। इतने में एक कार उधर से लाइब्रेरी की ओर गुजरी। कपूर ने देखा और बोला, अच्छा ठाकुर साहब, मुझे इजाज़त दीजिए, अब चलूँ मैं लाइब्रेरी में। वो लोग आ गए हैं। आप कहाँ चल रहे हैं? मैं जरा जिम खाने की ओर जा रहा हूँ। अच्छा भाई, तो शाम को पक्की रही? बिल्कुल पक्की, कपूर बोला और चल दिया। लाइब्रेरी के पोर्टिको में कार रुकी। उसके अंदर ही डॉक्टर साहब की लड़की बैठी थी। क्यों सुधा, अंदर क्यों बैठी हो? तुम्हें ही देख रही थी चंदन। और वह उतर आई। दुबली पतली नाटी सी साधारण सी लड़की, बहुत सुंदर नहीं, केवल सुंदर, लेकिन बातचीत में बहुत दुलारी। चलो अंदर चलो, चंदर ने कहा। वह आगे बढ़ी, फिर ठिठक गई और बोली, चंदर, एक आदमी को 4 किताबें मिलती हैं। हाँ, क्यों? तो उसने बड़े भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ और 2 किताबें हमें दे दिया करना, बस, ज़्यादा का हम क्या करेंगे? नहीं, चंदर हंसा, तुम्हारा तो दिमाग खराब है, खुद क्यों नहीं बनती मेंबर? नहीं, हमें शर्म लगती है, तुम बन जाओ मेंबर हमारी जगह पर। पगली कहीं की। चंदन ने उसका कंधा पकड़कर आगे ले चलते हुए कहा, वाह रे शर्म, अभी कल ब्याह होगा तो कहना हमारी जगह तुम बैठ जाओ। चंदर कॉलेज में पहुंच गई। लड़की अभी शर्म नहीं छूटी इसकी। चल अंदर। और वह हिचकती ठिठकती झेपती मुड़ मुड़ कर चंदर की ओर रूठी हुई निगाहों से देखती हुई अंदर चली। थोड़ी देर बाद सुधा 4 किताबें लादे निकली। कपूर ने कहा, लाओ मैं ले लूँ, तो बांस की पतली टहनी की तरह लहराकर बोली, सदस्य मैं हूँ, तुम्हें क्यों दूँ किताबें? और जाकर कार के अंदर किताबें पटक दी। फिर बोली, आओ बैठो चंदर, मैं अब घर जाऊँगा। ये देखो। उसने भीतर के कागज़ों का एक बंडल निकाला और बोली, देखो, ये पापा ने तुम्हारे लिए दिया है। लखनऊ में कॉन्फ्रेंस है ना, वहीं पढ़ने के लिए निबंध लिखा है उन्होंने। शाम तक टाइप हो जाना चाहिए। जहाँ संख्याएं हैं वहाँ खुद आपको बैठकर बोलना होगा। और पापा सुबह से ही कहीं गए हैं, समझे जनाब? उसने बिल्कुल अरहड़ बच्चों की तरह गर्दन हिलाकर शोक स्वर में कहा। कपूर ने बंडल ले लिया। कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन डॉक्टर साहब का हस्तलेख इतने पृष्ठ शाम तक कौन टाइप कर देगा? इसका भी इंतजाम है। और अपने ब्लाउज में से एक पत्र निकाल कर चंदर के हाथ में देते हुए बोली, यह है कोई पापा की पुरानी ईसाई छात्रा है, टाइपिस्ट। इसके घर मैं तुम्हें पहुँचाए देती हूँ। मुखर्जी रोड पर रहती है, उसी के यहाँ टाइप करवा लेना और ये खत उसे दे देना। लेकिन अभी मैंने चाय नहीं पी। समझ गए, अब तुम सोच रहे हो किसी बहाने सुधा तुम्हें चाय भी पिला देगी। सो मेरा काम नहीं है जो मैं चाय पिलाऊं, पापा का काम है ये। चले जाओ। चंदर आकर भीतर बैठ गया, किताबें ले उठाकर देखने लगा।
अरे चारों कविता की किताबें उठा लाई, समझ में आएंगी तुम्हारे? क्यों सुधा? नहीं। चिढ़ाते हुए सुधा बोली, तुम कहो तुम्हें समझा दें? इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले क्या जाने साहित्य। अरे मुखर्जी रोड पर ले चलो ड्राइवर। चंदर बोला, इधर कहाँ चल रहे हो? नहीं, पहले घर चलो। सुधा बोली, चाय पी लो तब जाना। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगा। चंदर बोला, चाय नहीं पीऊँगा? वाह वाह। सुधा की हंसी में दूधिया बचपन छल उठा। मुँह तो सूख कर गोभी हो रहा था। चाय नहीं पियेंगे। बंगला आया तो सुधा ने महाराजन से चाय बनाने के लिए कहा। चंदर को स्टडी रूम में बैठाकर प्याले निकालने के लिए चल दी। वैसे तो ये घर, ये परिवार चंद्र कपूर का अपना हो चुका था जब से वह अपनी माँ से झगड़कर प्रयाग भाग आया था पढ़ने के लिए। यहाँ आकर बीए में भर्ती हुआ और कम खर्च के ख्याल से चौक में कमरा लेकर रहता था। तभी डॉक्टर शुक्ला उसके सीनियर टीचर थे, उसकी परिस्थितियों से अवगत थे। चंदर की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। डॉक्टर शुक्ला उससे अक्सर छोटे छोटे लेख लिखवाकर पत्रिकाओं में भिजवाते थे। उन्होंने कई पत्रों के आर्थिक स्तंभ का काम चंदर को दिलवा दिया था और उसके बाद चंदर के लिए डॉक्टर शुक्ला का स्थान अपने संरक्षक और पिता से भी ज़्यादा हो गया। चंदर शर्मीला लड़का था, बेहद शर्मीला। कभी उसने यूनिवर्सिटी के वजीफे के लिए भी कोशिश न की, लेकिन जब बीए में सारी यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम आया तब स्वयं इकोनॉमिक्स विभाग ने उसे यूनिवर्सिटी के अधिक आर्थिक प्रकाशनों का वैतनिक संपादक बना दिया। एमए में भी वह सर्वप्रथम आया और उसके बाद उसने रिसर्च ले ली। उसके बाद डॉक्टर शुक्ला यूनिवर्सिटी से हटकर ब्यूरो में चले गए। अगर सच पूछा जाए तो उसके सारे करियर का श्रेय डॉक्टर शुक्ला को था, जिन्होंने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई, उसको अपने लड़के से बढ़कर माना। अपनी सारी मदद के बावजूद डॉक्टर शुक्ला ने उससे इतना अपनापन बनाए रखा कि जैसे धीरे धीरे चंदर सारी गैरियत खो बैठा। ये खुद उसे मालूम नहीं। वह बंगला, इसके कमरे, इसकी लॉन, इसकी किताबें, इसके निवासी, सब कुछ जैसे उसके अपने थे। सभी का उससे जाने कितने जन्मों का संबंध था। और ये नन्ही दुबली पतली रंगीन चंद किरण सी सुधा जब आज से बरसों पहले ये 7वीं पास करके अपनी बुआ के पास से यहाँ आई थी, तब से लेकर आज तक वह भी चंदर की अपनी होती गई। इसे चंदर खुद नहीं जानता। जब वह आई थी तब बहुत शर्मीली थी, भोली थी। 8वीं में पढ़ने के बावजूद वह खाना खाते वक्त रोती थी, मचलती थी, अपनी कापी फाड़ डालती थी। जब तक डॉक्टर साहब उसे गोदी में उठाकर नहीं मनाते वह स्कूल नहीं जाती। 3 बरस की अवस्था में ही उसकी माँ चल बसी और 10 साल तक अपनी बुआ के पास एक गांव में रही। अब 13 वर्ष की होने पर गांव वालों ने उसकी शादी पर जोर देना और शादी न होने पर गांव की औरतों ने हाथ नचाना, मुंह मटकाना शुरू किया, तो डॉक्टर साहब ने उसे इलाहाबाद बुलाकर 8वीं में भर्ती करा दिया। जब वह आई थी तो आधी जंगली थी। तरकारी में घी कम होने पर महाराजिन का चौका जूठा कर देती। रात में फूल तोड़ कर न लाने का अक्सर उसने माली को दांत भी काट खाया था। चंदर से जरूर वह बेहद डरती थी, पर न जाने क्यों चंदर भी उससे नहीं बोलता था। लेकिन जब 2 साल तक उसके ये उपद्रव जारी रहे, अक्सर डॉक्टर साहब गुस्सा के मारे उसे न साथ खिलाते न उससे बोलते, तो वह रो रो कर सिर पटक पटक कर अपनी जान आधी कर लेती। तब अक्सर चंदन ने पिता और पुत्री का समझौता कराया। अक्सर सुधा को डांटा था, समझाया था। सुधा घर भर से लड़प पुरवाई और विद्रोही झोंके की तरह तोड़ फोड़ मचाती रहने वाली सुधा चंदर की आंख के इशारे पर सुबह की नसीम की तरह शांत हो जाती। कब और क्यों उसने चंदर के इशारों का ये मौन अनुशासन स्वीकार कर लिया, ये उसे खुद नहीं मालूम। और ये सभी कुछ इतने स्वाभाविक ढंग से, इतना अपने आप होता गया कि दोनों में से कोई भी इस प्रक्रिया से वाकिफ नहीं था, कोई भी इसके प्रति जागरूक नहीं था। दोनों एक दूसरे के प्रति अधिकार आकर्षण इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी। और मज़ा तो ये था कि चंदर की शक्ल देखकर छिप जाने वाली सुधा इतनी ढीठ हो गई थी कि उसका सारा विद्रोह, सारी झुंझलाहट, मिजाज की सारी तेजी, सारा तीखापन और सारा लड़ाई झगड़ा सभी की तरफ से हटकर चंदर की ओर केंद्रित हो गया था। वह विद्रोहिनी अब शांत हो गई थी, इतनी शांत, इतनी सुशील, इतनी विनम्र, इतनी मिष्ट भाषणी। सभी को देखकर ताज्जुब होता, लेकिन चंदर को देखकर जैसे उसका बचपन फिर लौट आता। जब तक वह चंदर को खिजाकर छेड़कर लड़ नहीं लेती उसे चैन नहीं पड़ता। अक्सर दोनों में अनबोला रहता, लेकिन जब 2-3 दिन तक दोनों मुंह फुलाए रहते तो डॉक्टर साहब के लौटने पर सुधा उत्साह से उनके ब्यूरो का हाल नहीं पूछती।
खाते वक्त दुलार नहीं दिखाती तो डॉक्टर साहब फौरन पूछते थे, क्या चंदर से लड़ाई हो गई? फिर वह मुंह फुलाकर शिकायत करती। शिकायतें भी क्या क्या होती। चंदन ने उसकी हेड मिस्ट्रेस का नाम एलिफेंटा श्रीमती हथनी रखा था, या चंदन ने उसे डिबेट के भाषण के पॉइंट नहीं बताए, या चंदर कहता है कि सुधा की सखियाँ कोयला बेचती हैं, और जब डॉक्टर साहब कहते हैं वह चंदर को डांट देंगे तो वह खुशी से फूल उठती। चंदर के आने पर आँख निचाते हुए चढ़ाती थी, कहो कैसी डांट पड़ी। वैसे सुधा अपने घर की पुरखिन थी। किस मौसम में कौन सी तरकारी पापा को माफिक पड़ती है, बाजार में चीज़ों का क्या भाव है, नौकर चोरी तो नहीं करता, पापा कितनी सोसाइटियों के मेंबर हैं, चंदर के इकोनॉमिक्स के कोर्स में क्या है, ये सभी उसे मालूम था। मोटर या बिजली बिगड़ जाने पर वह थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी कर लेती। मातृत्व का अंश तो उसमें इतना था कि हर नौकर नौकरानी उसे अपना दुख सुख कह देते। पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम काज करते हुए उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया था। अपनी उम्र के हिसाब से अधिक शांत, संयम, गंभीर और बुजुर्ग थी, मगर अपने पापा और चंदर इन दोनों के सामने हमेशा उसका बचपन इठनाने लगता था। दोनों के सामने उनका हृदय उन्मुक्त था और स्नेह बाधाहीन। लेकिन हाँ, एक बात थी जिसे जितना स्नेह और स्नेह भरी फटकारें स्वास्थ्य के प्रति चिंता अपने पापा से मिलती थी, वह सब बड़े निस्वार्थ भाव से चंदर को दे डालती। खाने पीने की जितनी परवाह उसके पापा उसकी रखते, ना खाने पर या कम खाने पर उसे इतने दुलार से फटकारते थे, उतना ही ख्याल वह चंदर का रखती। स्वास्थ्य के लिए जो उपदेश उसे पापा से मिलते वह स्नेह में पाक कर चंदर को दे देती। चंदर कई बजे खाना खाता, यहाँ से जाकर घर पर कितनी देर पड़ता, रात को सोते वक्त दूध पीता या नहीं, इसका लेखा जोखा सुधा को देना पड़ता। और जब कभी उसे खाने पीने में कोई कमी रह जाती तो सुधा की डांट खानी पड़ती। पापा के लिए सुधा अभी बच्ची थी, स्वास्थ्य के मामले में सुधा के लिए चंदर अभी बच्चा था। कभी कभी तो सुधा की स्वास्थ्य चिंता इतनी ज़्यादा हो जाती कि चंदर बेचारा खुद तंदुरुस्त था, घबरा उठता। एक बार सुधा ने कमाल कर दिया। उसकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने उसे लड़कियों का एक टॉनिक पीने के लिए बताया। इम्तिहान में जब चंदर कुछ दुबला हो गया तो सुधा अपनी बची हुई दवा ले आई और लगी चंदर से जिद करने, पिए इसे। तब चंदर ने किसी अखबार में उसका विज्ञापन दिखाकर बताया, ये लड़कियों के लिए है। तब कहीं जाकर उसकी जान बची। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, लाइक और कमेंट भी करिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।